नमस्कार। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आप सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आलोक कौशिक आज आप लोगों के बीच में 2017 के जूनियर लेवल के टीईटी के एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर मौजूद हूँ। साथियों, इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने 2018 के जूनियर लेवल के टीईटी के पेपर के इंग्लिश के 30 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करके डाला हुआ है। प्लीज आप लोग उस वीडियोस को भी देखें और आज की इस वीडियो में हम इन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। साथियों, पहला ही क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक आपको इसी पैसेज के सॉल्व बेसिस पे सॉल्व करना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 61 नंबर पे, द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स। इस पैसेज में कंजेस्टेड वर्ड जो आया है उसका क्या मतलब है। तो साथियों, कंजेस्टेड की जनरल मीनिंग हम सबको पता है कि जो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, जहाँ पे जगह कम हो, लोग ज्यादा हो या चीजें ज्यादा हो, उसे बोलते हैं कंजेस्टेड। तो साथियों, एक बार सेफ साइड के लिए हम इसको पैसेज में भी देख लेते हैं। आप जब इस पैसेज की 6 लाइन को पढ़ेंगे, दे आर यूज्ड इन कंजेस्टेड एरियाज वेयर देयर इज नो रूम इन एयर नो रूम फॉर एयरप्लेन्स। ये लाइन रही आपकी, दे आर यूज इन कंजेस्टेड एरियाज वेयर देयर इज नो रूम फॉर एयरप्लेन्स। इसमें साथियों, जो आपकी जनरल मीनिंग आपको पता थी वही मीनिंग यहाँ पे भी कंजेस्टेड की है, जहां पे कोई जगह न हो, ऐसी जगह जहां पे जगह ना हो। द प्लेस हैज नो प्लेस। तो 61 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए हेलीकॉप्टर कैन हॉवर व्हाइल एन एयरप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हॉवर इन द पैसेज मीन्स, आपको हॉवर वर्ड की मीनिंग पैसेज में बतानी है। साथ ही हॉवर मतलब भी हमको जनरली पता है कि जो जब हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे हवा में खड़ा रहता है, उसे जमीन पे नहीं, हवा में एक ही जगह पे रुका रहता है, तो उसको हम हॉवरिंग बोलते हैं। फिर से एक बार सेफ साइड के लिए हम पैसेज में पढ़ ही लेते हैं। तो पैसेज की जब आप 7th लाइन को पढ़ेंगे, बिकॉज दे कैन हॉवर दे आर यूज फॉर फायर फाइटिंग मिशंस टू ड्रॉप वाटर ऑन फायर्स। वो हॉवर कर सकते हैं, इसलिए उनको जब फायर फाइटिंग मिशन में भेजा जाता है तो वो आग के ऊपर सीधे आग के ऊपर पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ भी हॉवर की वही मीनिंग निकल के आ रही है कि वो हवा में एक जगह रुका रहता है। तो साथियों, 60 सेकेंड का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। हवा में एक जगह पे रुके रहने की काबिलियत को हम हॉवर बोलते हैं। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर पे, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। तो जब आप इस पैसेज की 4th लाइन को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको परफॉर्म से रिलेटेड वर्ड सेंटेंस मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर्स कैन परफॉर्म एक्शंस दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट। हेलीकॉप्टर वो एक्शन कर लेते हैं, परफॉर्म की मीनिंग यहाँ पे निकल के आएगी कर लेते हैं, जो एयरप्लेन नहीं कर पाते। तो कर पाते हैं इज ए वर्ब, इसलिए परफॉर्म भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो 63rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा आपका, वो होगा वर्ब। 63rd का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। अब बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 64, व्हाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज इन एम्बुलेंस। हेलीकॉप्टर का उपयोग एम्बुलेंस के तरीके से क्यों होता है। तो जब आप इस पैसेज की 9th लाइन को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इससे एम्बुलेंस से रिलेटेड सेंटेंस मिलेगा। हेलीकॉप्टर आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंस टू एयरलिफ्ट पेशेंट्स आउट ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर डिफिकल्ट टू रीच बाय कन्वेंशनल एम्बुलेंस। जो साधारणतः जिस एम्बुलेंस का यूज होता है, उस वो एम्बुलेंस जहां नहीं पहुंच पाती वहां के लिए हम यूज करते हैं किसका, एम्बुलेंस का। तो इतना ही पढ़ के आपको इसका सेंटेंस, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा कि 64th में ये हेलीकॉप्टर के यूज हम एम्बुलेंस में इसलिए करते हैं कि वो कठिन जगहों पर भी चले जाते हैं, पहाड़ी पे, जंगल के जहाँ जंगलों में या पहाड़ियों पे भी वो पहुंच जाएंगे। तो 64th का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इट रीचेस द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजीली। जो प्लेसेस इनएक्सेसिबल हैं वहां पे वो आसानी से पहुंच सकता है। बढ़ते साथियों 65th क्वेश्चन की तरफ, जो पैसेज का लास्ट क्वेश्चन होगा, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन द पैसेज। तो वेरी वर्ड जो है वो इस पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही आया है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। हेलीकॉप्टर एयरप्लेन से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। तो साथियों, इस सेंटेंस में जो आपकी वर्ब है वो डिफरेंट, अलग होना। अलग होना यहाँ पे एक क्रिया, इस सेंटेंस में एक
एज ए वर्ब आई है, और जो वर्ड वेरी है वो डिफरेंट को इनहेंस कर रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए जो वेरी की पार्ट ऑफ स्पीच होगी वो होगी एडवर्ब, क्योंकि ये इनहांस कर रहा है सेंटेंस की वर्ब डिफरेंस को। तो 65th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एडवर्ब। अब बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66th, टू च्यू द कर्ड करेक्टली मीन्स। साथियों ये इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है। ये टू च्यू द कर्ड इज एन इडियम। इसका मतलब होता है किसी चीज को गहराई से सोचना, बार बार सोचना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मीडिएट। टू च्यू द कर्ड, अगर अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग ढूंढेंगे तो इसकी लिटरल मीनिंग आपको पता चलेगी कि जो गाय या भेड़ जैसे जानवर होते हैं जो खाना जब खाते हैं तो उसको चबाते हैं, अंदर निगलते हैं उसको, उसको फिर वापस मुंह में लाके दोबारा चबाते हैं, जुगाली करना इसको बोलते हैं। तो टू च्यू द कर्ड का मतलब आप किसी बात को, किसी पॉइंट पे आप सोच रहे हैं उसको, एक आपने उसका रीजन निष्कर्ष निकाला, फिर आप उसको सोचें, मतलब लगातार सोचने की, गहरे से सोचने की प्रक्रिया को इडियम जो होगा वो होगा टू च्यू द कर्ड। So to mediate is the correct option for question number 66. Now moving on to the next question. The next question is question number 67 to 69. Complete the sentences in the following question with most appropriate choice. आपको 67 से 69 क्वेश्चन के बीच में सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस मिलेगा और उसके आपको करेक्ट ऑप्शन में से भरना होगा। तो 67th क्वेश्चन आपका कह रहा है ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ब्लैंक स्पेस हिज मिसचीफ। तो साथियों अशेम्ड के साथ ऑफ लगता है जनरली। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज मिसचीफ, वो अपने मिसचीफ के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। तो 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज मिसचीफ। नाउ मूविंग ऑन टू 68th क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। 68th क्वेश्चन में फर्स्ट स्पेस ही आप सबसे पहला वर्ड ही आपका ब्लैंक है, वही आपको फिलअप करना है। वो फर्स्ट आता तो वो अमेरिका जाता। तो साथियों ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, अगर वो पहला आता तो वो अमेरिका जाता। टाइप 3 का कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें मतलब आप अनरियल पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, अनरियल पास्ट के बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन निकालते हैं प्रेजेंट के लिए। ठीक, तो जो टाइप 3 का कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैड। क्वेश्चन सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा हैड से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस अ पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी। तो यहाँ पे आपका, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, तो सेंटेंस जब भी आपका टाइप 3 का कंडीशनल सेंटेंस होगा तो वो स्टार्ट होगा हैड से। हैड ही स्टूड फर्स्ट, अगर वो पहला आया होता ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका गया होता। तो 68 का करेक्ट ऑप्शन है बी, हैड। Moving on to next question, question number 69. The sword and pen, the blank space is more powerful. तलवार और कलम में ज्यादा ताकतवर है। तो हमें पता है तलवार और कलम में कलम ज्यादा ताकतवर होती है। ये भी एक इडियम है। तो आप देखिए इडियम से दो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो इडियम एंड फ्रेजेस को भी आपको, जो जनरल में इडियम एंड फ्रेजेस हैं उसको भी आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए याद करना होगा, और उसको याद कराने में मदद आपकी हम करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इडियम एंड फ्रेजेस की भी एक स्पेसिफिक वीडियो मिलेगी। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए। यहाँ पे साथियों आपको जो ऑप्शन दे रहा है लास्ट वन, लेटर, लेटर, लास्ट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लेटर। यहाँ पे दो दो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, स्वॉर्ड एंड पेन, जिन दोनों के बारे में बात हो रही है, इसमें जो बाद वाला है पेन, सेंटेंस जो बता रहा है कि तलवार और पेन में पेन ज्यादा ताकतवर है, ये हमको पता है। यहाँ पे आपको उसने सिर्फ आपको दिया है कि कौन सा, उसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेटर, यानी कि बाद वाला। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ कौन सा प्रीफिक्स लग सकता है, बिहेव, गाइड, यूज। तो इन आपका बिहेव के साथ भी नहीं लगेगा, गाइड के साथ भी नहीं लगेगा, यूज के साथ भी नहीं लगेगा। डिस डिस आपका डिस गाइड हो सकता है, बस एक इसके साथ लगेगा, बिहेव और यूज के साथ नहीं लगेगा। आपका जो थर्ड ऑप्शन है सी, ये आपका सबके साथ लगेगा, मिसबिहेव, मिसगाइड एंड मिसयूज। मिसबिहेव दुर्व्यवहार, मिसगाइड गलत गाइड करना, और मिसयूज मतलब गलत इस्तेमाल करना। तो 70th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द कमिटी वर, पहला सेंटेंस है द कमिटी वर ऑन
one on this point, the committee was one on this point, the committee was divided on this point, the committee have वन ऑन दिस पॉइंट। तो साथियों सी ऑप्शन तो आपका सी ऑप्शन आप पढ़ते ही जब पढ़ेंगे तो सी ऑप्शन आपको गलत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिवाइडेड ऑन की बात कर रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन में ये बता रहा है कि कमिटी इज वर्किंग एज अ वन, वो सहमत है। सी ऑप्शन में वो असहमत है, तो ये इस सेंटेंस के हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन आपका डिलीट हो जाता है। अब बाकी बचे आपके तीन। तो कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन, कमेटी एक कलेक्टिव नाउन होती है। तो कलेक्टिव नाउन जब आपका कोई भी कलेक्टिव नाउन जब वो एक होके काम करता है, व्हेन कलेक्टिव नाउन एक्ट्स एज वन एंटिटी, जब वो एक होके काम करता है तब हम उसको सिंगुलर यूज में लेते हैं, सिंगुलर वो नाउन बन जाता है। अगर वो यही अलग अलग होते, जैसे ये सेंटेंस था डिवाइडेड वाला, तो ये वर्ड डिवाइडेड हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग थे, वो इकट्ठे नहीं है, वो यहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो जाएगा कमेटी, सिंगुलर नाउन, इसलिए वहां पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सिंगल होगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पे वर लगा है तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, सी आपको मैंने बता ही दिया था कि गलत होगा, और ऑप्शन डी में हैव वन ऑन दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल। साथियों ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे सिंपल नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिमली। ये सिमली, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सिमली, किस क्वेश्चन में आपका सिमली का यूज हुआ है, किस ऑप्शन में, सॉरी। पहला ऑप्शन है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लाइफ इज अ ड्रीम, एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, अ लाई हैज नो लेग्स। तो साथियों आपको अपने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें मैंने प्राइमरी लेवल का पेपर सॉल्व कराया था 2019 वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में एज आ जाए तो वहां पे 90% टाइम सिमली का ही यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 72 का हो जाएगा ए, सिमली। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इस सेंटेंस में सिमली का यूज हुआ है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको अ, चार ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में से आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका सेंटेंस है द विजिटर वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मेन डिफरेंस होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द वर्ब, जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करेगा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही वो एक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। जब आप इसको एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट वुमेन है वो डूअर बन जाएगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। पैसिव वॉइस में क्या हो रहा था कि जो एक्शन हो रहा था बच्चे को शो करने का, उसका रिसीवर कौन हो रहा था, बच्चा हो रहा था। इसमें आपका वुमेन जो हो जाएगी वो डूअर हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन 73 का सी। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्स। एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल, जो चीज, जब चीजें, जब समस्याएं, कंडीशंस आपके खिलाफ हो उसे बोलते हैं एडवर्स। तो एडवर्स का एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। बाकी जो सारे वर्ड हैं आपके वो आपके एडवर्सिटी को ही शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ये एक कहावत है, इस कहावत को आपको कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ड से। ब्लड इज ब्लैंक स्पेस देन वाटर, ये प्रोवर्ब होती है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून का रिश्ता बाकी रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है, ये इस प्रोवर्ब की मीनिंग होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76, बीज आर केप्ट इन, ये आप सबको पता होगा, बीज आर केप्ट इन एन अपियरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71, द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इस इडियम की क्या मीनिंग होती है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है टू बी जेलस, जलनखोरी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आर्टिकल का यूज गलत हुआ हो।
तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा, ही इज MA। बाकी सारे ऑप्शन में आपके सारे जो आर्टिकल जो आर्टिकल यूज हुआ है वो करेक्ट यूज हुआ है। मेक अ फुट करेक्ट है। पीपल शुड ओबे हिज टीचर, अ प्यूपिल बिल्कुल करेक्ट है। ही इज अ यूरोपियन, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ज्यादातर को नहीं होगा। यूरोपियन में ए इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भले ही ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा बट इसका साउंड यू से होता है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ए ही लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 78 का हो जाएगा, ए इज MA। ये यहाँ पे आर्टिकल यूज ही नहीं हुआ तो गलत यूज की बात ही छोड़िए। बढ़ते साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे कह रहा है, पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। तो साथियों क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको जो सबसे बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मेन सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। मेन सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे सेंटेंस को, पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो यहाँ पे शुडंट आ गया, यानी कि जो आपका मेन सेंटेंस है वो किस में है, नेगेटिव में है, तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका वैसे ही खत्म हो गया। साथ ही साथ जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कि मेन सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वही मेन वर्ब को यूज करके हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुई है शुड, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी शुड से ही बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, शुड दे। ऑप्शन बी गलत होगा क्योंकि ये शुडंट दे है, ये आपका डबल नेगेटिव बना देगा इस सेंटेंस को। पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शुडंट दे, ये डबल नेगेटिव बना देगा जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। शैल लगेगा नहीं क्योंकि मेन वर्ब शुड लगी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन 79 का हो जाएगा, ए शुड दे। तो सब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है आपसे, एक सेंटेंस को इसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपको उन चारों पार्ट में से बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो आपका जो ए है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, बी फॉर द लास्ट 1 ईयर, सी बट यू शो, डी नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। साथियों उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहले ही पार्ट में गलती है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, क्यों क्यों गलत है, क्योंकि जो आपका पार्ट है, सेकंड पार्ट आप जब पढ़ेंगे, फॉर द लास्ट 1 ईयर, ये आपको बता रहा है टाइम ड्यूरेशन, कि इससे आपको क्या पता चल रहा है कि काम आपका पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है। फॉर द लास्ट 1 ईयर यानी कि पिछले 1 साल से तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तुम्हारी, यानी कि काम, बी ऑप्शन आपका जो है वो बता रहा है ड्यूरेशन, काम पास्ट में शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान काल में चल रहा है। तो यहाँ पे साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा। कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगने वाला, तो यू आर लर्निंग इंग्लिश नहीं लगेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको टेंस की भी वीडियोस हमारे चैनल में आने वाले समय पे मिलेंगी। तो 80th का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ये गलत होगा, सही होना चाहिए यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये आप सबको पता होगा, एंटोमोलॉजी। साइंटिफिक इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो 81st का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉर द फॉलोइंग। एक सेंटेंस दिया है, इसको डायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। सेंटेंस है आपका, आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि तुम की होल से क्यों देख रहे हो। तो एक एक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, आर यू लुकिंग थ्रू द की होल। तो साथियों ये सिंपल यस एंड नो का क्वेश्चन है। ठीक है, आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, इसका आंसर क्या मिलेगा, या तो यस या तो नो। लेकिन जो आपका मेन सेंटेंस है वो यस और नो का क्वेश्चन नहीं है, वो एक प्रॉपर क्वेश्चन उसने पूछा कि तुम देख रहे थे, हाँ या ना उसने नहीं पूछा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका, डू नॉट लुक थ्रू द की होल आई सेड, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड, ये आपका करेक्ट होगा। मैंने कहा कि तुम की होल से क्यों दिख रहे हो।
ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका गलत हुआ। आप डी बता देता हूं कि डी क्यों गलत है। यू आर लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड, ये एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क लगाया यही गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना ही नहीं चाहिए था। ये सिंपली एक स्टेटमेंट है, मैंने कहा कि तुम की होल से देख रहे हो, क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक, तो 82nd का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 83, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं, आपको उसके करेक्ट प्रेजेंट टेंस में रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है माई डॉटर, माई डॉटर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी वो सिंपल प्रेजेंट ही एक्सेप्ट करेगी, तो राइट आपका राइट्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माई डॉटर नेवर राइट्स। और जो आपका वर्ड नेवर है वो जनरल ट्रूथ को दिखाता है, टाइम ड्यूरेशन दिखाता है, या फिर वो किसी हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, तो वो एज इट इज़ रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। तो सेकंड पार्ट में जब आप देखेंगे सो आई नेवर नो, ये एज इट इज़ उतर जाएगा, सो आई नेवर नो। इसके बाद है व्हाट शी डू, तो जो काम वो कर रही है या उसकी मदर कर रही है, वो काम चल रहा है, रुका नहीं है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो व्हाट शी डू आपका बदल जाएगा व्हाट शी इज डूइंग में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैटेंकरस। तो साथियों कैटेंकरस का मतलब होता है गुस्सैल या चिड़चिड़ा या झगड़ा करने वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रैश, रैश का मतलब होता है लापरवाह या उतावला। सेकंड ऑप्शन है क्वेरलसम, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू। थर्ड ऑप्शन है आपका नॉइजी, नॉइजी मतलब शोरगुल करने वाला। और लास्ट ऑप्शन है आपका डिसरिस्पेक्टफुल, इसका मतलब होता है अपमानजनक। तो आपको पता ही चल गया होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 84th का बी, क्वेरलसम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। तो जब इसका फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, इट इज़ अ 20 किलोमीटर वॉक, यहाँ पे जो 20 है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। सी ऑप्शन में ईच है, ईच ऑफ देम रिसीव 10 रुपीज़, ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में हिज है, आपका हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम हिज ओरल वन, तो हिज आपका ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा जो स्वामित्व दिखाता है, किसका स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट। तो ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, एक ही ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें है आपका दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा कि क्योंकि यहाँ पे दिस डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 85th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शंस आपके पास हैं कि 86 से 90 तक के क्वेश्चंस को आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पैसेज को पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। कुल कितना समय लगा बूढ़ी औरत को पोस्ट कार्ड लिखने में। तो जब आप इस पैसेज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दस एन एल्डरली लेडी एट लेजर कैन स्पेंड द इंटायर डे राइटिंग ए पोस्ट कार्ड टू हर नीस। तो यहाँ पे क्या है, इंटायर डे। करेक्ट ऑप्शन आपको दिख ही गया होगा कि उसे पूरा दिन लग जाता है अपनी भतीजी को चिट्ठी लिखने में। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ फुल डे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू स्पेंड ऑन सम वर्क इन वर्क इंक्रीजेस। जब किसी काम को करने के लिए जो समय है वो बढ़ जाए तो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज की पहली लाइन में मिल जाएगा, वर्क एक्सपेंड सो एज टिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। वर्क बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है अगर उसके लिए जो समय निर्धारित है वो समय भी बढ़ जाए तो। जैसे कि हम लोग एक दिन में, 2 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देते थे एग्जाम से पहले, एक रात 2 रात लगता था, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था, जबकि साल भर हम 5 चैप्टर 6 चैप्टर करने में हमारा पूरा का पूरा साल बीत जाता था। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि जब आपके जो भी आपका काम के लिए निर्धारित समय है, जब वो समय बढ़ जाएगा तो आपका काम भी आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा, आपका पूरा का पूरा समय उसी काम को करने में लग जाएगा। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज
द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। इस एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स का मतलब इस पैसेज में क्या है, तो एक बार पैसेज पढ़ लें। पैसेज की जब आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे, गोइंग टू द पिलर बॉक्स इन द स्ट्रीट, इसको एक बार पूरा, इसके पहले वाला सेंटेंस भी पूरा पढ़ लेते हैं। एन आवर एंड ए क्वार्टर इन कंपोजिशन, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। एन आवर एंड ए क्वार्टर इन ए कंपोजिशन and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street। तो साथियों, आप जब ने पैसेज पढ़ा होगा तो पैसेज का सेंट्रल आइडिया आपको लग ही गया होगा कि बूढ़ी औरत है जो अपनी भतीजी को चिट्ठी लिख रही है, तो चिट्ठी के लिए वो कहाँ, चिट्ठी के लिए क्या करेगी, वो पोस्ट बॉक्स में डालेगी। तो पिलर बॉक्स यानी कि वो पिलर पिलर के रूप का या पिलर टाइप का किसी पोस्ट बॉक्स में जाके चिट्ठी डालेगी। तो पिलर बॉक्स किसके लिए स्टैंड कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। जो आपने पैराग्राफ की सेकंड पार्ट को पढ़ा था, एन एल्डरली लेडी एट लेजर, जब कोई बूढ़ी औरत आराम से कोई काम करेगी तो उसे पूरा दिन लग सकता है। तो कौन ज़्यादा समय लेगा, अ मैन ऑफ लेजर, जिसके पास समय ज़्यादा होगा, जो आराम से मौज से अपना जीवन जी रहा होगा, उसके पास काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। चलिए अब आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन, पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। काम उतना ही बढ़ जाता है, पहली लाइन थी जिसके हिसाब से आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी किया था अभी पहले। पहली लाइन थी आपका, वर्क्स एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। काम वैसा ही बढ़ जाता है, उतना ही बढ़ता है जितना कि हमारे पास उस काम को पूरा करने के लिए समय बचा हुआ है। तो आप इसके एक बार एक एक ऑप्शन एनालाइज कर लें। द वर्क देयर इज टू बी डन, द मोर टाइम नीडेड, नहीं, वॉट एवर टाइम is available for a given amount of work, all of it will be used। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने इसके पहले क्वेश्चन में इसको किया भी था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। तो उसमें हमने समझाया भी था आपको कि जब समय बढ़ेगा तो सारा का जो काम है वो आपका सारा का सारा समय उसी में ले लेगा, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। तो साथियों ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपको इंग्लिश के भी थ्योरी क्लासेस, इंग्लिश के भी कॉन्सेप्ट क्लासेस, आपके वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस 30 क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको दिक्कत हो या आपको ना समझ में आया हो या आप ऐसे ही किसी और क्वेश्चन के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशन, अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।